हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम जो सीरीज है यूपी ट्रिपल एससी में लोअर पीसीएस में जो एमसीक्यू करा रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री चल रहा है अभी। और इसमें हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक है ये रोलेट एक्ट या जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 516, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए 1919, बी 1929, सी 1923, डी 1919। सी आंसर है इसका ए 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। ये लोग रॉलेट एक्ट 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। वर्ष 1940 में सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी। अब अगला प्रश्न, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था। ए 13 अप्रैल 1920, बी 13 अप्रैल 1919, सी 14 अप्रैल 1920, डी 19 अप्रैल 1919। से आंसर है इसका बी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और शहबुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभाओं पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति, कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी खिलाफत आंदोलन, सी सैनिक विद्रोह, डी असहयोग आंदोलन। से आंसर है इसका ए जलियांवाला बाग नरसंहार। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। ए रोलेट अधिनियम, बी साइमन कमीशन, सी भारत सरकार अधिनियम, डी ईस्ट इंडिया एक्ट अधिनियम। से आंसर है इसका ए रोलेट एक्ट अधिनियम। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड में इनमें से किस शहर में हुआ था। ए बठिंडा, बी जालंधर, सी अमृतसर, डी पटियाला। सी आंसर है इसका सी अमृतसर। अब अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था। ए कैसर ए हिंद, बी जेवेल ऑफ द कॉमनवेल्थ, सी शेर ए हिंद, डी नूर ए हिंद। से आंसर इसका ए कैसर ए हिंद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था। अब अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। ए 15 अगस्त 1919, बी 20 दिसंबर 1919, सी 13 अप्रैल 1919, डी 25 मई 1919। से आंसर है इसका सी 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ए बैसाखी, बी गुरु नानक जयंती, सी दिवाली, डी होली। से आंसर है इसका ए बैसाखी। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार की स्थिति को होता है। ए 30 अप्रैल 1919, बी 13 अप्रैल 1919, सी 30 अप्रैल 1920, डी 13 अप्रैल 1919। से आंसर है इसका बी 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए समिति का गठन किया था। ए हर्सेल समिति, बी मैकलेगून समिति, सी मोदिमम समिति, डी हंटर समिति। से आंसर है इसका डी हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति बनाई थी। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की थी। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर के अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। इस कमेटी में 8 सदस्य थे, जिनमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे।
हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड इरविन। सही आंसर है इसका बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यह वर्ष 1919 से वर्ष 1921 तक भारत के वायसराय थे। इनके कार्यकाल के समय महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी ये थी लखनऊ अधिवेशन, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन आदि। ये इनके शासनकाल की घटनाएं थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस अधिनियम के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था? ए भारतीय रक्षा अधिनियम, बी रोलेट अधिनियम, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, डी मार्ले मिंटो सुधार। सही आंसर है इसका बी रोलेट अधिनियम का। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस और डायर की हत्या किसने द्वारा की गई थी? ए चंद्रशेखर आजाद, बी मंगल पांडे, सी भगत सिंह, डी उधम सिंह। सही आंसर है इसका डी उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल और डायर की उधम सिंह ने 13 मार्च 1919 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 13 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला टॉपिक है हमारा खिलाफत आंदोलन। इसका प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी फजलुल हक, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी अब्दुल कलाम आजाद। सही आंसर है इसका सी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन से प्रारंभ होने का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों का रक्षा के लिए मार्च किस सन में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? ए 1919, बी 1931, सी 1919, डी 1930। सही आंसर है इसका ए 1919। खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 मुंबई में हुआ। खिलाफत समिति का गठन हकीम अजमल खान, मौलाना आजाद, अली भाई मोहम्मद अली तथा शौकत अली और हसरत मोहनी के नेतृत्व में किया गया था। महात्मा गांधी की सलाह पर खिलाफत समिति ने असहयोग की नीति अपनाई। अब अगला प्रश्न हमारा, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? ए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, बी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, सी हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। देखिए इसका डिटेल। खिलाफत मुद्दे को महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के लिए अभूतपूर्व अवसर के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा खलीफा के पद की समाप्ति थी। इसका नेतृत्व भारत में अली बंधुओं जैसे कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली तथा शौकत अली द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में किसके विरोध में शुरू हुआ था? ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी ओटोमन साम्राज्य का संगठन, सी रोलेट एक्ट, डी बंगाल का विभाजन। सही आंसर है इसका बी। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा मित्र राष्ट्र ओटोमन साम्राज्य के विघटन के विरोध में शुरू किया गया था। तुर्क साम्राज्य भारतीय मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक महत्व रखता था और इसके विघटन से उनके विश्वास और भावनाओं के लिए एक झटका माना जाता था। इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली भाइयों द्वारा किया गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जैसे प्रमुख व्यक्ति इसके नेतृत्व में शामिल थे। अगला प्रश्न है हमारा, खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए बॉम्बे में किस वर्ष में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? ए जनवरी 1919, बी जून 1919, सी मार्च 1919, डी जुलाई 1919। सही आंसर है इसका मार्च 1919।
खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन मोहम्मद अली और उनके भाई मौलाना शौकत अली ने किया था। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्क खलीफा को खत्म करने के ब्रिटिश सरकार के कदम का विरोध करना था। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? ए 1928, बी 1931, सी 1920, डी 1940। सही आंसर है इसका सी 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने की थी। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन असहयोग आंदोलन था जो 1920-22 तक चलाया गया। यह आंदोलन भारत की ब्रिटिश सरकार को स्वशासन या राजस्व देने के लिए प्रेरित करने के लिए था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? ए इजराइल, बी जर्मनी, सी इजराइल, डी तुर्की। सही आंसर है इसका डी तुर्की में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में हुई थी। इसकी शुरुआत 1908 में खलीफा के प्रभुत्व का उन्मूलन खलीफा के पद की समाप्ति का प्रथम चरण था। भारत में खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मार्च 1919 में मुंबई में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाना था। अगला प्रश्न है हमारा, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी दिल्ली चलो आंदोलन, सी बहिष्कार आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। सही आंसर है इसका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधु, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम। सही आंसर है इसका अली बंधु। क्या क्या नाम थे उनके? शौकत अली और मोहम्मद अली। आंसर इसका बी। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त होने के पश्चात हुई। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के पश्चात ब्रिटेन में तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए कई निर्णय लिए, जिसमें खलीफा का पद समाप्त करना एवं तुर्की का विभाजन शामिल था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली के कामरेड समाचार पत्र से गांधी से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया। आगे चलकर महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ने से आंदोलन की लोकप्रियता में बढ़ावत हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? ए यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। बी यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। सी यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। डी यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। सही आंसर इसका सी, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य होने वाले सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन गए। संसार भर में मुसलमान तुर्की के सुल्तान का अपना खलीफा मानते थे। अतः 23 दिसंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ तथा गांधी जी ने को इसका अध्यक्ष चुना गया ताकि तुर्की के सुल्तान को उनके समस्त अधिकार पुनः प्राप्त हो सके। अगला टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड इरविन, सी क्लेमेंट एटली, डी सर जॉन आल्सब्रुक साइमन। सही आंसर है इसका डी, सर जॉन आल्सब्रुक साइमन। सर जॉन आल्सब्रुक साइमन को साइमन कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटिश की संसद से मनोनीत थे। यही कारण था कि इसे सफेद कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को हुई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ए 1925, बी 1926, सी 1919, डी 1928। सही आंसर है इसका डी 1928।
और ये भारत में 2 बार आया था, 1928 और 1929। साइमन कमीशन का गठन 1928 में किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। यह दल 3 फरवरी 1930 को भारत आया था। किसी भी भारतीय को इस सदस्य ने बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश ने विरोध हड़ताल और नारा दिया था। साइमन गो बैक के नारे के साथ जुलूस निकाला गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध करते पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? ए राजगुरु, बी विठल भाई पटेल, सी लाला लाजपत राय, डी सी आर दास। सही आंसर है इसका सी लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। सारे देश में नारे लगे साइमन गो बैक। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत के नेतृत्व में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस की लाठीचार्ज के कारण दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करना था। हमारा अगला प्रश्न है, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? ए भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, बी नए कानूनों की शुरुआत, सी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव, डी उच्च कर। सही आंसर इसका ए भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय कमीशन के गठन की घोषणा 8 अक्टूबर 1919 में को हुई। को अधिनियम के तहत भारत में लागू व्यवस्था का मूल्यांकन करने हेतु किया गया। क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए भारतीय ने इसका विरोध किया तथा संयुक्त कमीशन की संज्ञा दी और नारा लगाया था साइमन कमीशन गो। और 3 फरवरी 1928 को भारत के कमीशन मुंबई पहुंचा। अगला प्रश्न है, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, किस सदस्य के रूप में भारत आए थे? ए वेवल योजना, बी साइमन कमीशन, सी क्रिस मिशन, डी कैबिनेट मिशन। सही आंसर है इसका बी साइमन कमीशन। क्लेमेंट एटली साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता थे तथा वर्ष 1945 से वर्ष 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1930, बी 1928, सी 1931, डी 1927। सही आंसर है इसका बी 1928। साइमन कमीशन की गठन की घोषणा हुई थी 8 नवंबर 1927 को। इसमें ब्रिटेन सदस्य थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? ए हैरी लेविलासन, बी क्लेमेंट एटली, सी जेम्स ए स्कॉट, डी जॉन साइमन। सही आंसर है इसका सी। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसदों के रूप में 7 सदस्य शामिल थे। एक थे सर जॉन साइमन अध्यक्ष, बी क्लेमेंट एटली, हैरी लेवी लोसन, डी एडवर्ड कोटोगन, बी 5 तो ये 4 है 5 वारनोन हार्टजोन, 6 जॉर्ज रिचर्ड लेनफोक्स, 7 डोनाल्ड स्टार्लिंग पामर। सी में से कौन से थे देखो। इसके जो सदस्य नहीं थे वो थे जेम्स ए स्कॉट, ये इसके सदस्य नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? ए 1925, बी 1937, सी 1927, डी 1919। सेंसरस का सी 1927। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था।
हमारा अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? ए साइमन कमीशन, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी पार्लियामेंट्री सुधार, डी रोलेट एक्ट। सही आंसर है इसका ए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 3 फरवरी 1928 को जब यह आयोग मुंबई पहुंचा तो इसके खिलाफ एक व्यापक हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें काले झंडे दिखा गए तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। इस कमीशन का लाहौर में विरोध करते हुए लाठी की चोट के कारण 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इनको काफी गंभीर चोटें आई थी इस आंदोलन में। अब हमारा अगला टॉपिक, गांधी इरविन समझौता या गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 31, 30, 31, 32। 1930, 1931 और 1932। देखना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, बी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, सी भारत सरकार अधिनियम का 1919, डी पूना समझौता 1932। सही आंसर है इसका ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी ने केवल इसी सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे में 1931 वाले में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। इस सम्मेलन में राजनीति की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभरकर सामने आई। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही नई पंचायत में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए मदन मोहन मालवीय, बी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी, डी बी आर अम्बेडकर। सही आंसर है इसका टी बी आर अम्बेडकर। इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। स्थान था सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। उद्घाटन किया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड। दलितों की तरफ से भीमराव अम्बेडकर ने भी इसमें शामिल हुए थे। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह होता 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। स्थान था सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। दलितों के लिए अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। अगला है हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये होता 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इसमें भी अम्बेडकर ने भाग लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। बी महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सही आंसर इसका है ए और बी केवल ए, सी केवल बी, डी न तो ए और न ही बी। सही आंसर इसका ए। वर्ष 1930 से 32 में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य संवैधानिक सुधारों एवं ब्रिटिश शासन के तहत भारत के भावी सरकार पर चर्चा करना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस के किसी सदस्य ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौता पूना पैक्ट के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच गांधी जी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया, इसलिए इसके दोनों प्रश्न कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? ए 1928, बी 1930, सी 1932, डी 1933। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। यह सम्मेलन मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने दी गई सिफारिश और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर हुई थी। यहाँ पहली बार भारतीय और ब्रिटिश बराबरी के स्तर पर मिल रहे थे। 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक यह सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। हमारा अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में
हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी। ए सविनय अगवे आंदोलन वापस लिया जाए। बी तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाए। सी कैदियों को रिहा नहीं किया जाए। डी सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। सही आंसर इसका ए। 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता कहते हैं। इस समझौते में गांधी जी ने निम्नलिखित शर्तें स्वीकार की। ए सविनय अगवे आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की जांच की मांग छोड़ दी जाए। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1940, बी 1925, सी 1931, डी 1920। सही आंसर है इसका सी 1931। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए एनी बेसेंट, बी बहन निवेदिता, सी विजयलक्ष्मी पंडित, डी सरोजिनी नायडू। सही आंसर है इसका सरोजिनी नायडू। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया था, जो गांधी जी के एक 7 SS राजपुताना नामक जहाज से 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंची थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? ए नवंबर 1930, बी जुलाई 1931, सी सितंबर 1931, डी नवंबर 1932। सही आंसर है इसका सी सितंबर 1931। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए लाल बहादुर शास्त्री ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी महात्मा गांधी ने। हमारा अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ए स्टैनली बाल्डविन, बी विंस्टन चर्चिल, सी एन चैम्बरलेन, डी रेमजे मैक्नाडोर। सही आंसर है इसका डी। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 से 1931 से 19 जनवरी 1931 के मध्य प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भीमराव अम्बेडकर ने इनमें तीनों सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी ने मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिसमें कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? ए 10, बी 13, सी 12, डी 11। सही आंसर है इसका डी 11 मांगी थी। हमारा अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 में निम्नलिखित में से किसको भारतीय राजनीतिक समूह को सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था? ए जेफरी होवे, बी विलियम पिट, सी फिलिप हेमंड, डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। सही आंसर है इसका स्टेफोर्ड क्रिप्स। मार्च 1942 में भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार पीएम विंस्टन चर्चिल ने स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। यह मिशन, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना है। हालांकि यह मिशन सफल नहीं हुआ और भारतीय नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त नहीं की। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को खाली दिनांक चेक की संज्ञा दिया। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? मार्गरेट थैचर, बी विंस्टन चर्चिल, सी बेंजामिन डिसरायली, डी रॉबर्ट वालपोल। सही आंसर है इसका बी विंस्टन चर्चिल। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीय संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश
प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया? ए. कैबिनेट मिशन, बी. क्रिप्स मिशन, सी. साइमन कमीशन, डी. सांड्रेज कमीशन। सही आंसर है इसका बी. क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के लगातार बढ़ती शक्ति से मित्र राष्ट्र चिंतित होते अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह भारत को अतिशीघ्र स्वतंत्रता करे। परिणामस्वरूप ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टैनफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्ष में एक मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। लेबर पार्टी के क्रिप्स के प्रस्ताव को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया। महात्मा गांधी ने इन प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तरदायी चेक कहा। अगला प्रश्न है 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ए. बी. अलेक्जेंडर, बी. विंस्टन चर्चिल, सी. कैथी रानी, डी. क्लेमेंट एटली। सही आंसर है इसका बी। हमारा अगला टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल्ला से संबंधित नहीं? ए. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बी. शिवाजी समिति, सी. अनुशील समिति, डी. मातृ देवी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी. अनुशील समिति। अनुशील समिति मुख्य बंगाल अधिकार आधारित क्रांतिकारी संगठन था जिसका राम प्रसाद बिस्मिल से कोई संबंध नहीं था, जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर किया। मातृ देवी इनका प्रारंभिक संगठन था। यह विशेष रूप से शाहजहांपुर क्षेत्र में सक्रिय था। अगला प्रश्न है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. मदन मोहन मालवीय, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. दादाभाई नौरोजी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका डी. दादाभाई नौरोजी। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने वर्ष 1966 में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना और भारतीयों की समस्याओं के लिए जन समर्थन जुटाना था। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1921, बी. 1934, सी. 1922, डी. 1924। सही आंसर है इसका डी. 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, सचिंद्र नाथ सान्याल और चंद्रशेखर आजाद थे। 3 सदस्य थे। अगला प्रश्न है गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? ए. लाहौर, बी. लंदन, सी. सैन फ्रांसिस्को, डी. कलकत्ता। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी. सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। इस पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? ए. आजाद हिंद फौज, बी. गदर पार्टी, सी. हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, डी. अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। सही आंसर है इसका बी. गदर पार्टी। हिमालय के मंडी की जनता के स्थानीय शासक एवं उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचार से तंग आकर सन 1914-15 ईस्वी में गदर पार्टी में भाई हेदाराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसे गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलान ए जंग के नाम से जाना जाने लगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? ए. गुप्त समाजों का संगठन, बी. निष्क्रिय प्रतिरोध, सी. संवैधानिक आंदोलन, डी. आंदोलन। सही आंसर है इसका बी. निष्क्रिय प्रतिरोध। अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी और कवि और राष्ट्रवादी थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौरान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक तकनीकी रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किया। इन्होंने यह विचार आयरलैंड के निष्क्रिय प्रतिरोध से लिया था, जो गांधी जी के निष्क्रिय प्रतिरोध से बिल्कुल अलग था। इनके अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध अहिंसात्मक होना चाहिए, परंतु यदि सरकार निर्दयी है तो हिंसा का प्रयोग करने से भी चूकना नहीं चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने के केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका, जिसका उद्देश्य है कि उनके पत्रक को समझाना था, मारना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। ए है सुखदेव, बी. राजगुरु, सी. बी. के दत्त, डी. चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर है इसका सी. बी. के दत्त। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बी. के दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। उसका उद्देश्य जैसा कि पत्र में समझाया गया था कि किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक आवाज पहुंचाना था।
अगला प्रश्न है, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? ए फैजाबाद, बी मद्रास, सी पटना, डी वाराणसी। सही आंसर है इसका ए फैजाबाद। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान के फैजलाबाद जेल में रखा गया। 9 अगस्त 1929 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल्ला का था। इसमें 4 लोग अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला तथा रोशन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी स्टेशन एक्शन कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ए गदर पार्टी, बी अनुशील समिति, सी अभिनव भारत ग्रुप, डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सही आंसर है इसका डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिए, संगठन स्थापना और संस्थापक। गदर पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1913 में और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भागना। फिर है अनुशील समिति, ये 1902 में बनी थी और इनके संस्थापक थे वारिंदर घोष एवं पी मित्रा। अभिनव भारत 1904 में, विनायक दामोदर सावरकर। फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 1924 में थी। इसके अध्यक्ष थे, इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सयाल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद। फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। अगला प्रश्न है, 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड का हत्या करने का प्रयास किसने किया था? ए फरफुल चाकी और खुदीराम बोस, बी खुदीराम बोस तथा भगत सिंह, सी भगत सिंह तथा सुखदेव, डी फरफुल चाकी तथा भगत सिंह। आंसर इसका ए। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और फरफुल चाकी ने किया था। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जा गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। फरफुल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष में फांसी 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष में फांसी की सजा दी गई? ए 1928, बी 1931, सी 1934, डी 1939। सही आंसर इसका बी 1931। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने का निर्णय लिया और उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे? ए चंद्रशेखर आजाद, बी सूर्यसेन, सी भगत सिंह, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बल्कि अन्य सभी क्रांतिकारी नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिर जाने पर खुद को गोली मार ली? ए भोपाल, बी इलाहाबाद, सी कानपुर, डी जबलपुर। सही आंसर है इसका बी इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोली चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवित रहते पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बची हुई गोली समय पर दाग कर आत्म बलिदान कर लिया। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक लेख लिखा गया? ए यशपाल, बी भगवती चरण बोहरा, सी भगत सिंह, डी सूर्य सिंह। सही आंसर है इसका भगवती चरण बोहरा। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का प्रदर्शन द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था, जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवाद का घोषणा पत्र रखा गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारी के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया? ए वी डी सावरकर, बी प्रफुल्ल चाकी, सी श्याला और डी राम बिहारी बोस। और इसका है सवाल।
हाँ, ए है इसका। सन 1904 में क्रांतिकारी में विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारी के गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया। अब हमारा अगला प्रश्न, गदर आंदोलन का नेता कौन था? ए हरदयाल, बी भगत सिंह, सी मैडम कामा, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। सही आंसर इसका ए लाला, इसका नाम था पूरा लाला हरदयाल दास। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे तथा इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भागन थे। हमारा अगला प्रश्न है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हुई? ए जतीनदास, बी अनंत गुप्ता, सी पुलिसदास, डी विनय बोस। सही आंसर इसका ए जतीनदास। जतीनदास अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हुई 13 दिसंबर 1929 को। जतिंदर दास HSRA के क्रांतिकारी थे, उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसके मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? ए कर्जन वाइली, बी किंग्सफोर्ड, सी जॉन मार्शल, डी लॉर्ड कर्जन। सही आंसर है इसका बी। 1908 में डी.एच. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मर गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। वे सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न है हमारा, मुक्त भारत समाज की स्थापना की जिंदगी? ए जी.के. गोखले, बी राजगोपालचारी, सी वीर सावरकर, डी अरुणा असफ अली। सही आंसर है इसका सी वीर सावरकर। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। जब वे छात्र थे और इंडिया हाउस में रहते थे, उस दौरान अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया गया। उसमें ये प्रमुख थे, इन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्त भारत समाज जैसी फ्री इंडियन सोसाइटी जैसी संस्था की स्थापना की। डी.वी. सावरकर ने 1919 में 1857 में विद्रोह पर किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 ईस्वी में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। ए रामचंद्र प्रसाद बिस्मिल्ला, सेकंड है इसका सूर्य सेन, थर्ड है अरविंद घोष, बी फोर्थ है भगत सिंह, और इधर है 1 लाहौर षड्यंत्र मामला, फिर है काकोड़ी षड्यंत्र मामला, 3 है चटगांव शस्त्रागार छापा, डी है अलीपुर बम मामला। सही आंसर है इसका बी। इसमें पहले का हो जाएगा 2। राम प्रसाद बिस्मिल्ला ये थे काकोड़ी षड्यंत्र मामला, थे तो सूर्य सेन, इनका था चटगांव शस्त्रकांड सभा। फिर थे तीसरा, ये था 4th अलीपुर बम, फिर था 4th इसका था 1 लाहौर षड्यंत्र मामला। अब देखिए काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल्ला सहित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारी ने इस पूरी घटना का अंजाम दिया। इन्होंने लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से 8 डाउन सरकार लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी में रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। चटगांव आर्मर रेडी सूर्यसेन दा या मास्टर दा ने की थी। पश्चिमी बंगाल के चटगांव बंदरगाह पर 18 अप्रैल 1930 को हमला किया। यही विरोध चटगांव छापा के नाम से मशहूर हुआ। अलीपुर षड्यंत्र केस। वर्ष 1908 में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें अरविंद घोष छूट गए। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी व पत्र निकाला। लाहौर षड्यंत्र मामला 1929। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन गलती से सैंडर्स की हत्या हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ए मेरठ, बी इलाहाबाद,
सी आगरा, डी कानपुर। सही आंसर है इसका बी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियों समाप्ति हो गई थी। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ए राजा कंवर सिंह, बी राजा महेंद्र प्रताप, सी छत्रपति साहू, डी नाना साहिब। सही आंसर है इसका बी। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। इन्होंने दिसंबर 1915 में भारत की प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार की घोषणा काबुल में की। राजा महेंद्र प्रताप इस सरकार में राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपार में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया? ए चित्तरंजन दास, बी गणेश घोष, सी भगत जतीन, डी उल्लासकर दत्त। 18 अप्रैल इसका आंसर है बी गणेश घोष। 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार डापरा पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ए अगस्त 1942, बी सितंबर 1942, सी अगस्त 1943, डी सितंबर 1943। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए अगस्त 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। इस दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? ए कैबिनेट मिशन प्लान, बी वेवल प्लान, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, डी क्रिप्स मिशन की विफलता। सी आंसर है इसका डी क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता पर चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ए 1940, बी 1942, सी 1945, डी 1940। सही आंसर है इसका बी 1942। गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? ए पूर्ण स्वराज आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। सही आंसर है इसका बी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, जिसका अर्थ भारत की जनता देश की आजादी की तरफ प्रयास करिए। और आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टेक में हुई थी, जहां कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया था। 9 अगस्त को भोर में ही ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत, ये इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाई क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व भारत की प्रत्येक जनता खुद कर रही थी। अब अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस शहर में सत्र चलाया गया एक आंदोलन था? ए सूरत, बी मुंबई, सी भोपाल, डी उज्जैन। सी आंसर है इसका बी मुंबई। अब्दुल कलाम आजाद के अध्यक्ष में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मुंबई नामक स्थान पर की गई। यहीं पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारतीय छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजगोपाल चारी। सही आंसर है इसका बी जवाहरलाल नेहरू।
कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया। अंतिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामलों का विषय भी था। सरदार पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री तथा राजगोपालचारी शिक्षा विभाग के मंत्री थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया? ए क्रिप्स मिशन, बी वेवेल प्लान, सी कैबिनेट मिशन, डी माउंटबेटन योजना। सही आंसर है इसका सी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन स्टैंड फॉर क्रिप्स, पैथिक, लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को संदर्भ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्य प्रदान करती है, अतः भारतीय को स्वतंत्र होने का अधिकार था तथा इसके साथ ही पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी गई। अगला प्रश्न है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्रता भारत की पहली सरकार में क्या प्रमुख थे? ए रक्षा मंत्री, बी शिक्षा, सी रेलवे, डी अर्थ। सही आंसर है इसका ए रक्षा मंत्री। कैबिनेट मिशन 1940 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों में बलदेव सिंह को रक्षा विभाग की, श्री राजगोपालचारी को शिक्षा विभाग, आसफ अली को रेलवे तथा मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां को वित्त विभाग का कार्यभार सौंपा गया। अगला प्रश्न है हमारा, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? ए कंजर्वेटिव पार्टी, बी डेमोक्रेसी पार्टी, सी लिबरल पार्टी, डी लेबर पार्टी। सही आंसर है इसका डी लेबर पार्टी। कैबिनेट मिशन में के भारत आगमन के वक्त इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। लेबर पार्टी की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। उल्लेखनीय है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। अगला प्रश्न है, 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें सदस्य शामिल थे ए 3, बी 5, सी 6, डी 4। सही आंसर है इसका 3। वर्ष 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में एक 3 दिवसीय सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव तथा सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना के प्रमुख थे। इनका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों को संभावनाओं को तलाशना था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी सर जॉन साइमन, सी सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, डी ए.बी. अलेक्जेंडर। सही आंसर है इसका बी सर जॉन साइमन। अगला टॉपिक है हमारा आजादी फौज या सुभाष चंद्र बोस। देखिए इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या करा था? सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना किसने की थी? ए गांधी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी सी आर दास ने। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी सुभाष चंद्र बोस ने। ब्लॉक फॉरवर्ड की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा वर्ष 1939 में की गई थी। इसका उद्देश्य बंगाल के राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। सही आंसर है इसका बी हो गया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? ए राम बिहारी बोस ने, बी मौलाना आजाद ने, सी नेहरू ने, डी गांधी ने। क्या उपयुक्त में कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए राम बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता राम बिहारी बोस द्वारा सौंपी गई थी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते वर्ष 1940 में सिंगापुर में उन्हें यह नेतृत्व सौंपा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 को मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया। वह शहर अब निम्नलिखित में किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी मिजोरम, डी मणिपुर। मिजोरम में मणिपुर में हाँ यह है मणिपुर में। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में जिस मोइरांग में
INA का झंडा फहराया था वह शहर वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशियाई आए थे? ए रासबिहारी बोस, सी बारिंदर कुमार घोष, सी सत्येंद्र बोस, डी चित्तरंजन दास। सही आंसर है इसका ए रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता तथा INAS प्रमुख की कमान संभाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल थी? ए प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी 1857 के भारतीय संग्राम, डी भारत और द्वितीय दोनों विश्व युद्ध। सही आंसर है इसका बी द्वितीय विश्व युद्ध। आजाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो जापान में 1942 में रासबिहारी बोस ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। इस फौज में लगभग 85,000 सैनिक शामिल थे। अगला प्रश्न है, रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय राष्ट्रीय फौज, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी मुस्लिम लीग। सही आंसर है इसका बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह ने मन में आया। रासबिहारी बोस के नियंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रची। आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना। रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत थी। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? ए अरविंद घोष, बी वीर सावरकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर है इसका डी सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज का गठन 31 अक्टूबर 1947 को मोहन सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नेता को नेताजी कहा जाता है? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी महात्मा गांधी। सही आंसर है इसका बी सुभाष चंद्र बोस। उपनाम था व्यक्ति, कायदे आजम था मोहम्मद अली जिन्ना का, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? ए जुलाई 1943, बी सितंबर 1943, सी अक्टूबर 1943, डी सितंबर 1943। सही आंसर है इसका सी अक्टूबर 1943। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में की थी। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। 5 जुलाई 1947 को रासबिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंपी और समय परामर्शदाता बन गए। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा नारा दिया। अब है हमारा अगला टॉपिक और ये मॉडर्न इतिहास का हमारा लास्ट टॉपिक है, कथन, नारा और उपाधि। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? ए विनोद भावे, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जयप्रकाश नारायण, डी सी राजगोपालचारी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटेन, अगस्त 1943 से जून 1948 में। स्वतंत्रता भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपाल थे, जून 1948 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ए मोहम्मद अली जोहर, बी फिरोज गांधी, सी मौलाना आजाद, डी खान अब्दुल गफ्फार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से सही आंसर है इसका डी खान नहीं, इसका सही आंसर है ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि इसके जो नेता थे वो थे फ्रंटियर गांधी की उपाधि दी थी। खान अब्दुल गफ्फार खान एक पख्तून नेता और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे, जिसके कारण उन्हें अहिंसा एवं
हिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सरहदी गांधी या सीमांत गांधी, इनके दो नाम हैं। एक था इसका नाम सरहदी गांधी और दूसरा था सीमांत गांधी का उपनाम या पद मिला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर है इसका बी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए तब किया जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। सही आंसर है इसका सी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया। उन्होंने 6 जुलाई 1944 में सिंगापुर रेडियो स्टेशन में एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रपति महात्मा गांधी कहा था, जबकि 12 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न है, देश बंधु किसे कहा जाता था? ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी चित्तरंजन दास, डी भगत सिंह। सही आंसर इसका सी चित्तरंजन दास। देशबंधु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेना चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, भारत को किला के नाम से जाना जाता था। ए लता मंगेशकर, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी पीटी उषा। सही आंसर है इसका सी सरोजिनी नायडू। इनके देखो किसे किस नाम से जाना जाता है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, सौर कोकिला लता मंगेशकर, लौह महिला यानी आयरन लेडी इंदिरा गांधी, भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल पीटी उषा, यानी इसको उड़नपुरी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? ए C.F. एंड्रयूज, बी जयप्रकाश नारायण, सी चित्तरंजन दास, डी आशुतोष मुखर्जी। सही आंसर है इसका बी जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न की सम्मानित किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए चंद्रशेखर आजाद ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी भगत सिंह ने, डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है इसका सी भगत सिंह ने। इंकलाब का जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, दिल्ली चलो जय हिंद का सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज का जवाहरलाल नेहरू, दुश्मन की गौरव का हम सम्मान करेंगे, आजाद ही रहेंगे चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? ए लाजपत राय, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें दिया था है बाल गंगाधर तिलक को। लाला लाजपत राय को दी थी पंजाब केसरी की, दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न आजाद शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? कविराज, बी गुरुदेव, सी संत, डी बापू। सही आंसर है इसका गुरुदेव। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्यकृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह प्रथम एशियाई व्यक्ति थे और भारत के पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न है, राजा जी के नाम से कौन जानता था? राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डी सुभाष चंद्र बोस। आंसर है इसका सी राजगोपालाचारी। यह स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? ए मालवीय, बी तिलक, सी अम्बेडकर, डी राजगोपालाचारी। सही आंसर था इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था। यह एक लोकप्रिय विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। सही आंसर है इसका डी महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मीर अली ने लिखा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया।
अगला प्रश्न है हमारा, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का यानी कि आधुनिक इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही आंसर है इसका ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। दादा भाई नौरोजी को वर्ष 1886, 1893 तथा 1906 को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यानी कि इनको 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है, 1886, 1893 और 1906। उल्लेखनीय है इनकी प्रसिद्ध रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिससे भारत में धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया। आज हमारी जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसकी संपूर्ण जो एमसीक्यू थे में कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर हम आगे दोबारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।